दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यदि आप लीक से हटकर कहानी पढ़ने के शौकीन हैं तो यह कहानी आपके लिए है और मुझे यकीन है कि यह कहानी आपके अंतर्मन को छू लेगी। यह है कहानी नारी सम्मान और नारी पर होने वाली जो जुल्म है, अत्याचार हैं, नारी के जीवन की जो विडंबना है उसको दर्शाती है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। कि 4.5 घंटे नैरो गेज की ट्रेन में एक ही पोजीशन लिए अकड़े रहने के बाद पैरों पर सीधे खड़े होने में कुछ वक्त लगा। ट्रेन से बाहर आ गई हूँ, इसका एहसास तब हुआ जब घंटों तरह तरह के पसीने की बदबू के बाद नथुनों से कुछ साफ हवा पार हुई। स्टेशन के बाहर का नज़ारा ज़्यादा नहीं बदला है। आखिरी बार जब 7 साल पहले यहाँ आई थी तब बस वो सामने वाली चौकी नहीं थी। पहले वहाँ एक टूटी पुरानी झोंपड़ी हुआ करती थी जिसमें गोली, बिस्कुट, चाय, समोसे, भजिए बेचने वाला एक बूढ़ा रहता था। अब पीले रंग की इस चौकी में खाकी वर्दी वाले बनियान में बैठे हैं। वैसे भी चंबल के इस इलाके में मुझे पुलिस स्टेशन के होने का कोई मतलब कभी समझ में नहीं आया। यहाँ का हर आदमी खुद को थानेदार समझता है। स्टेशन के बाहर पुरानी यादें कुरेदते हुए 2 कदम आगे चली ही थी कि रिक्शे वालों ने घेर लिया। कितने जाओगे मैडम जी? एक ने आगे बढ़कर पूछा तो चेहरे पर यकायक एक मुस्कुराहट आ गई। बहुत दिनों बाद ये टोन सुनने मिली थी। टोन मतलब आवाज़। कितने ही दूर रह लो, लेकिन अपने गांव की भाषा चुटकियों में आपको गांव से जोड़ देती है। डाक खाना रोड, अरे मित्तल जी गया, मैंने कहा और रिक्शे में बैठ गई। बाबा अब नहीं है, लेकिन उनके नाम को अब भी लोग जानते हैं। लंबी चौड़ी कद-काठी वाले हमारे दादाजी को लोग दूर से पहचान लेते थे। उनकी बुलंद आवाज़ पूरे बगिया में गूंजती थी। गांव के पुराने लोग कहते हैं कि बाबा ने बचपन में आज़ादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेज़ों के डंडे भी खाए थे। बाबा की वजह से हम बच्चों के भी बहुत दाग थे। मुझे तो लगा था कि कोई रिक्शे वाला मुझे भी पहचान लेगा, लेकिन इतने सालों बाद आई हूँ तो शायद कोई ना पहचान पाए। 20 साल पहले हुई शादी के बाद मेरा यहाँ आना लगभग छूट गया है। मेरी शादी के बाद माँ, पापा, भैया के पास दिल्ली चले गए, इसलिए जब भी मायके आई उन्हीं के पास आई। हाँ, लेकिन पैदा होने से शादी तक के 21 साल जो यहाँ गुजारे उनकी कई सारी यादें हैं। एक पूरी ज़िंदगी जी है मैंने यहाँ। कई लोग हैं यहाँ के जिनसे आज भी उतनी ही जुड़ी हूँ जितनी 20 साल पहले थी। रज्जो का नाम भी उन्हीं में से एक है जिसकी यादों की जड़ें मेरे दिल में सबसे ज़्यादा गहरी हैं। अपनी शादी के बाद मैं 2 ही बार यहाँ आई हूँ, एक बार अम्मा की गमी पर और दूसरी बार बाबा की गमी पर। इसके अलावा कभी कोई और कारण बन ही नहीं पाया यहाँ आने का। अब भी शायद नहीं आती अगर चचेरे भाई ने अपने बेटे की शादी में इतना जिद करके बुलाया ना होता। वैसे सच कहूँ तो सालों बाद एक बार रज्जो से मिलने की इच्छा भी मन में थी, इसलिए बहाना पाकर मैं खिंची चली आई। रज्जो की याद आते ही उसकी अलग अलग छवि आंखों में बनती हैं। कभी बेजार से पुराने फर्नीचर की किसी कुर्सी की तरह अपने पैरों पर घिसटती दिखती है, तो कभी जवानी के दिनों की उसकी मंत्र मुग्ध कर देने वाली कत्थई आंखें पल भर में मुझे भूसी से पीली और फुसफुसी दिखने लगती हैं। कभी उसके हर अंग में नाप तोल कर सेट किया हुआ मांसल शरीर दिखता है जो किसी जमाने में मोहल्ले की लड़कियों के लिए जलन का कारण होता था। तो कभी उसके बदन पर हड्डी और चमड़ी के बीच मुझे कुछ नहीं दिखता। सोचती हूँ ये सब मेरी कल्पनाओं में है या वाकई उसके साथ ऐसा हुआ होगा। आज भी अपने घर की छत से उसके घर के बरामदे में झांकने की कोशिश कर रही हूँ। शायद वो कहीं दिख जाए जो सालों पहले मेरी और इस नापाक दुनिया की आंखों से ओझल हो गई थी। रज्जो से मेरा रिश्ता यूँ तो सालों तक पड़ोसी का रहा। उम्र में वो मुझसे 6 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी हम हमेशा सहेलियों से रहे। वो तो कहती थी कि उसने मुझे गोद में भी खिलाया है और मैंने कई बार उसकी गोद भी गंदी की है। लेकिन मुझे रज्जो से जुड़ी कई यादों में से जो सबसे पहली याद है वो है उसका खरबूजे के बीजों को घर के बाहर चबूतरे पर छीलते रहना और मुझसे उन्हें पिस्ता पंसारी की दुकान पर बेचने के लिए भिजवाना। इसके बदले में वो मुझे 2 रुपये भी देती थी। थोड़े से खरबूजे के छिले बीज भी देती थी।
रज्जो के हक में मेरे पास बस वही एक मीठी याद है, क्योंकि मैं जब 10 साल की थी तब रज्जो की शादी हो गई थी। उसके बाद वह कुछ मीठा नहीं रहा। रज्जो हमारे पड़ोसी बुंदेला साहब की लड़की थी, 4 भाइयों की इकलौती बहन, दूध मुही थी। जब माँ चल बसी तो भाइयों का भरपूर प्यार मिला, खासकर बड़े भैया का। रज्जो ये ले, तेरे जन्मदिन पर 4 जोड़ी कपड़े तेरे लिए। उसके हर जन्मदिन और रक्षाबंधन पर बड़े भैया हमारे घर से ही आवाज़ लगाते जाते थे और हमें पता चल जाता था कि रज्जो के लिए नए कपड़े आ गए हैं। लेकिन रज्जो को मैंने उन कपड़ों के लिए कभी वैसे चहकते नहीं देखा जैसे हम लोग अपने कपड़ों के लिए चहका करते थे। वो हमेशा यही कहती, ये क्या भैया, इस बार फिर एक ही कपड़े के 4 सूट। जब तक रज्जो अखबार में लिपटे कपड़े देखकर शिकायत करती, तब तक बड़े भैया जा चुके होते। अपनी उम्र और ऊंचाई में भी बहुत बड़ी बड़ी मूँछों वाले, आंखों में हमेशा रौब और माथे पर हमेशा शिकन रखे अपने बड़े भैया से कोई चीज़ जिद करके या चाहकर मांग पाने की हिम्मत रज्जो में कभी नहीं हुई। उसकी माँ होती तो शायद उनसे मन मर्जी के कपड़े सिलवाते। बड़े भैया जितना लाड़ प्यार उस पर दिखाते थे, उतना ही गुस्से से वह थर थर काँपती थी। रज्जो और उनके बीच मतभेद के कारण तो बहुत थे। वे मोहल्ले के बच्चों के साथ कभी सड़क पर या बगिया में रज्जो को खेलने नहीं जाने देते, न छोटे भाइयों के दोस्तों के साथ उसे आने देते। और घर से बाहर कभी अकेले कहीं चली जाए तो उनका बुलंद आवाज़ में दहाड़ना और आंखें लाल कर लेना ही रज्जो को कपा देने के लिए काफ़ी होता था। रज्जो उनके सामने कभी कुछ बोल नहीं पाती थी, बस 4 शब्द कहती थी, अगर अम्मा होती तो। अम्मा होती तो का जवान मत चला, मौड़ियों कैसे ढंग सीख, कल को शादी होगी तो लोग यही कहेंगे कि बिन माँ की लड़की को तनिक भी लक्षण नहीं सिखाए। यही तकिया कलाम था बड़े भाई भैया का। इसके आगे ना वो कुछ कहते ना रज्जो को कुछ कहने देते। उन दोनों के बीच की अनबन यूं ही चलती रहती। लेकिन उस दिन तो सब कुछ बदल सा गया था, जब मेरे और मोहल्ले की दूसरी लड़कियों के साथ रज्जो भी सड़क पर लंगड़ी खेल रहे थे। गांव से बाहर गए बड़े भैया बताकर गए कि समय से पहले आ गए। यहाँ क्या उछल कूद कर रही है, चल कर, आज से शाम की भैंस तू ही धोएगी। मगर भैंस से तो हरिया धोता है ना। रज्जो ने तबेले में बंधी भैंसों की तरफ देखते हुए कहा। तो बड़े भैया की जगह भाभी बोल पड़ी, अब मैं आ गई हूँ और फिर तू भी तो है, हम दोनों औरतें मिलकर घर का काम संभाल लेंगे, नौकरों पर फिजूल खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। उस दिन 14 साल की 2 चोटी बनाए 4.5 फीट की रज्जो ने अपने माथे पर बड़ी लाल बिंदी लगाते हुए खुद को पहली बार आईने में एक औरत के रूप में देखा था। शायद गांव में यही उम्र होती है औरत बनने की। बड़ी भाभी भी तो 14 की ही थी जब आई थी। थोड़े दिनों में भाभी ने रज्जो के साथ पूरे घर के काम का बंटवारा कर लिया था। भैंस भाभी धोती तो गोबर रज्जो समेटती, कुएं से पानी भाभी खींचती तो घर तक रज्जो लाती, आटा भाभी गूंथती तो रज्जो रोटी सेकती। 16 साल की उम्र तक रज्जो 4 भाइयों, 2 भाभियों और 2 भतीजों वाले बुंदेली जी के घर को बखूबी संभालने लगी थी। शायद 2-4 साल और संभालती रहती, लेकिन जो अपने भाग्य में ही दुर्भाग्य लिखवा कर आया हो उसे कैसे रोका जा सकता है। उस दिन रज्जो हाँफती हुई मेरे पास आई, बोली, जा पिस्ता पंसारी की दुकान पर ये चिट्ठी दे आ। मैं हैरान थी और कुछ समझ नहीं पाई थी, लेकिन रज्जो ने कहा था तो देने जाना था, सो चली गई। उस रात उसके घर से मेरे आंगन तक आने वाली उसकी चीखों और रोने की आवाज़ों पर जब मैंने घबराते हुए माँ से पूछा तो उन्होंने कहा था कि पिस्ता पंसारी के बेटे से चक्कर चल रहा है इसका। 4 साल से चिट्ठियाँ बदली जा रही थीं, घर वालों को पता लग गया है तो सुताई लगा रहे हैं। उसके बड़े भैया का राक्षसी रूप जहन में आते ही रज्जो की चीखों से मैं सिहर उठी थी कि अगर सबको पता चल गया कि अनजाने में ही सही खरबूजे के बीजों की वो थैली में ही पिस्ता पंसारी के बेटे तक पहुंचाती थी तो मेरी भी खैर नहीं। उस दिन मैं गिलानी से भर गई थी। लग रहा था कि रज्जो को पड़ने वाली मार की कहीं ना कहीं मैं भी हकदार हूँ। रज्जो की मोहब्बत का राज खुलने के बाद मोहल्ले के लोगों ने अपनी बेटियों को उससे दूर कर दिया। घर वालों ने उसे कमरे में बंद कर दिया। पिस्ता पंसारी के बेटे से ही शादी करना रज्जो की जिद थी, जिसे उतारने के लिए रोज़ रात को जब बड़े भैया घर आते
तो रज्जू की चीखें और डंडे की मार हमारे आंगन तक सुनाई देती। बहुत गर्मी चढ़ी है तुझे, बहुत इश्क लड़ाना है, ऐसी गर्मी उतारूंगा कि सब भूल जाएगी। रज्जू के बड़े भैया की यह लाइन आज भी मेरे कानों में गूंजती है तो मेरा मन कांप जाता है। कई दिनों तक बंद कमरे में थाली सरका कर खाना देने और लात घूंसों के बाद भी जब रज्जू की मोहब्बत कम ना हुई तो बड़े भैया ने आखिरी हथकंडा अपनाया, उसकी शादी का। माँ थी नहीं, पिता भी गुजर चुके थे। अपनी नाक बचाने के लिए आनन फानन में भाइयों ने पड़ोस के गांव से एक अच्छी ज़मीन जायदाद वाले घर का लड़का ढूंढ निकाला और चौमासे लगने से पहले ही शादी भी कर दी। उसके चले जाने पर सबसे ज़्यादा दुख उस वक्त मुझे हुआ था, इसलिए नहीं कि उसकी मोहब्बत उससे नहीं मिली, बल्कि इसलिए कि अब मुझे खरबूजे के छिले बीज और उनकी दलाली से मिलने वाले रुपए नहीं मिलेंगे। और इस बात का भी अब हमारे घर घर खेलने वाले ग्रुप में लड़के की माँ का रोल कौन निभाएगा। शादी के बाद भी रज्जू के मन में पिस्ता पंसारी के बेटे की मोहब्बत जिंदा थी या नहीं, उस वक्त तो उसने नहीं बताया। लेकिन जब वो पहली बार मायके आई तो बहुत बुझी और मरी मरी सी दिखी। सबकी नज़रों से बचकर जब कुछ देर के लिए मैं उससे मिली थी तो उसने बस इतना ही कहा था कि अम्मा होती तो ऐसा ना होता। सम्मी, तब मुझे उसकी बातें समझ नहीं आई थीं। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि जब शादी के साल भर बाद ही मायके आई। रज्जू से मैंने पूछा था कि इस बार कितने दिनों के लिए आई है, तो उसने कहा था हमेशा के लिए। रज्जू शादी के एक साल में कभी अपने भाइयों को यह बता ही नहीं पाई कि ससुराल में ज़मीन जायदाद भले अच्छी हो, लेकिन उसे पति की जुए की लत से उसे घर से फूटी कौड़ी नहीं मिलती और आए दिन रज्जू से पैसे तो कभी गहने छीनता। उसका पति अपनी नई व्याख्या पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता था। सबके सामने बात तब आई जब एक रात उसका पति सारे गहने और रुपए लेकर भाग गया। कहाँ, किसके साथ, आज तक किसी को नहीं पता। रज्जू के भाइयों ने पुलिस, कोर्ट, कचहरी सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन उसके पति का कहीं कुछ भी पता नहीं चला। किसी ने कहा कोई दूसरी औरत रख ली, किसी ने कहा वह मर गया। ससुर वालों ने भी कुछ ही दिनों में रज्जू का बोझ अपने माथे से उतार कर पल्ला झाड़ लिया। पल्ला तो भाभियाँ भी झाड़ना चाहती थीं। यहाँ वापस लाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है क्या? फिर से उस पिस्ता पंसारी के लड़के के साथ रंग रलियाँ मनवानी है तो लाकर बैठा लो अपनी छाती पर। भैया भी कतई नहीं चाहते थे रज्जू वापस आए, लेकिन जब ससुराल वालों ने उसका बोरिया बिस्तर बांधकर वापस भिजवा दिया तो मजबूरन बड़े भैया को अपना फैसला सुनाना पड़ा कि आग लगने दो इसके ससुराल को। चार भाई मिलकर एक लड़की को पेट भी नहीं पाल पाएंगे क्या? उस दिन के बाद से रज्जू खुद के लिए गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, माथे में बड़ी लाल बिंदी, लाल चूड़ियों और बिना पति वाली सुहागिन बन गई। और औरतों के लिए पति की छोड़ी हुई औरत, बस इसी पहचान के साथ उसने फिर से घर संभाल लिया। एक बार फिर घर में वही आवाज़ें गूंजने लगीं। रज्जू मैं बाजार जा रही हूँ, संजा को चूल्हे जला लेना। रज्जू मैं भजनों में जा रही हूँ, मुन्ना को संभाल लेना। रज्जू रोटी ठंडी है, मजले भैया आते होंगे, खाना गर्म कर दे। ससुराल से हमेशा के लिए वापस आने के बाद भी रज्जू कभी मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने नहीं आई। मेरा मिलना जुलना तो उससे पहले से ही बंद था। ससुराल से वापस आने के बाद और ज़्यादा पाबंदी लग गई। पर चाहे प्यार हो या दोस्ती, जितना रोको उतना बढ़ती है। मैं और रज्जू भी फिर से छुप छुप कर मिलने लगे, कभी मंदिर में तो कभी बगिया में। कुछ ही महीने बीते थे उसे ससुराल से वापस आए, लेकिन उसके पिचके गाल और हड्डी से चिपकी हुई खाल के बीच जब मांस दिखने लगा तो उम्मीद जागी थी कि रज्जू की ज़िंदगी फिर से पहले जैसी ना सही पर ठीक तो हो जाएगी। लेकिन हमारे ज़माने में पति की छोड़ी हुई औरतों की दुर्दशा घर से शुरू होती है। इसका एहसास मुझे उस दिन हुआ जब उसके छोटे भाई की शादी के एक दिन पहले मैं उसके घर गई। मेरा रज्जू से मिलना बंद था, लेकिन पड़ोसी होने के नाते चार त्योहार पर एक दूसरे के घर पारिवारिक आना जाना था। शाम को उसके भाई की बारात दूसरे गांव जानी थी। उसी के पहले घर में गीत थे जिसमें मैं माँ के साथ गई थी और नज़र बचाकर रज्जू के कमरे में पहुंची तो वह किसी तैयारी में लगी थी। हम जो जय वाली साड़ी का ब्लाउज, इसका पेटीकोट, इसका, अरे
जय तो भूल ही गई। दिन भर सबके कामों को समेटवाती रज्जू को अपने लिए जब फुर्सत मिली तभी अपनी अटैची बांधने गई। अपनी किसी साड़ी के छूटे पेटीकोट को अलमारी में से उठाती रज्जू का चेहरा खुशी से खिला हुआ था। क्या बात है, एक दिन की बारात के लिए इतने कपड़े? मैंने उसे छेड़ते हुए कहा तो बोली थी हाँ तो क्या, मेरे भाई की शादी है और तुझे पता है गांव से पहली बार बारात में औरतें भी जा रही हैं। उस दिन कई सालों बाद मैंने रज्जू को इतना खुश देखा था। जब बारात वाली बस के हॉर्न की आवाज़ सुनी तो रज्जू दौड़कर बाहर भागी थी। बस पर कमल संग छाया के पीले पर्चे देखकर वो उस बच्चे सी चहक उठी थी जो घर के छज्जे से पिता को हाथ में पसंदीदा खिलौना लाते हुए देखकर चहकता है। बस लगते ही घर के सारे मेहमान एक एक करके बस में बैठते गए। रज्जू जब अपनी अटैची उठाए हुए बस के दरवाजे में पहुंची तो मजली भैया ने कहा तू रुक जरा, परे हो। रज्जू भी ये सोचकर हट गई कि शायद भाभियाँ और वो किसी दूसरी जीप से जा रहे होंगे, क्योंकि अब तक भाभियाँ भी तो नहीं बैठी थीं। मगर थोड़ी देर बाद जब तीनों भाभियाँ भी बैठ गईं तो रज्जू ने मजले भैया से पूछ ही लिया, और मैं नहीं जा रही हूँ क्या? मजले भैया ने नहीं में सिर हिलाया और जाने वालों की लिस्ट देखते हुए बस में चढ़ गए। मैं उस दिन अपनी छत से रज्जू के टूटते अरमानों को बिखरता हुआ देख रही थी। चाहती थी कि जाकर उसे गले लगा लूं और कहूं कि तू परेशान मत हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं कर कुछ नहीं पाई सिवाय दर्शक बनकर अपनी सहेली का तमाशा बनते देखने के। कैसी बावली है, इसे भी ले जाएंगे, इसने सोच भी कैसे लिया। बस चलने लगी तो किसी रिश्तेदारनी की आवाज़ खिड़की से आई थी। उस दिन घर के चबूतरे पर लाल रंग की साड़ी में सजी धजी हाथ में अटैची लिए खड़ी रज्जू गली के मोड़ पर आंखें टिकाए तब तक खड़ी रही जब तक उसका ये वहम टूट नहीं गया कि उसे सच में उसी के छोटे भाई की बारात में नहीं ले जाया गया था। रज्जू ने अटैची जोर से चबूतरे पर फेंक दी थी और वहीं बैठकर फुट फुट कर रोने लगी थी। 2 घंटे तक बेसुध सी रोती रही थी वह, और वहीं जमीन पर अटैची के टूटे कुंदे, बिखरी साड़ियाँ, टूटी चूड़ियों के साथ वह शाम रज्जू की उम्मीदों को साथ लेकर ढल गई। देर तक चांद की मौजूदगी में उस रात सिर्फ मैं और रज्जू ही बचे थे। मैं अपनी छत से रज्जू की बेजार हुई ख्वाहिशों को देख रही थी और रज्जू उसे तो आंसुओं की धुन में शायद कुछ भी नहीं देख रहा हुआ सिवाय रेत से बिखरी अपनी ज़िंदगी के, जिसे उस रात के अंधेरे में पिस्ता पंसारी के लड़के ने समंदर की लहर बनकर खुद में समेट लिया था। उस रात मैंने उस लड़के को रज्जू का आंचल समेटते हुए घर में ले जाते और घर के दरवाजे बंद करते देखा। उसके बाद उस दरवाजे के पीछे क्या हुआ कोई नहीं जानता। वो दरवाज़ा बाद में खुला जरूर, लेकिन रज्जू उसमें से फिर कभी नहीं निकली।